अम्मा जी, रसोई में सब काम खत्म हो गया हो तो एक बार फिर से झाड़ू लगा दीजिए। लगता नहीं है कि घर में झाड़ू पोछा हो गया हो। अगर हुआ होता तो हर चीज़ चमक गई होती। आपको पता है ना, मेरी सहेली बहुत दूर से आने वाली है। मैं नहीं चाहती मेरे घर में एक गंदगी भी उसको नज़र में आए। हाँ, वो बात अलग है कि उसका घर तो देखने लायक है और हमारा ये पुराना खंडहर उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। वो पढ़ने लिखने में मुझसे कमज़ोर थी, पर उसकी किस्मत में इतना अच्छा घर परिवार लिखा था और मेरे नसीब में घर भी पुराना और सास भी खंडहर जैसी जो सारी संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठी रहती है। खुद भोगती है ना हमें भोगने देती है। पता नहीं कब तक घर पर बोझ बनकर रहेगी। हाँ, तुम्हें क्या कह रही हूँ माँ जी। हाँ, ध्यान रखिएगा, सब काम हो जाए तो आप 2-3 घंटे के लिए नीचे अपनी सहेलियों से मिल आइएगा। मैं नहीं चाहती उसके सामने आप आएं और वो सबको जाकर बताए कि मेरी सास कैसी गंवार जैसी दिखती है। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकती हैं। ममता अपनी बूढ़ी सास उर्मिला जी से कहती है। उर्मिला जी बोली, बहू, पहले तुम दूसरे शहर में रहती थी तो क्या अपने आस पड़ोस की वृद्ध महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी या अपने माता पिता के साथ ऐसी बात करती हो? क्योंकि मेरे अलावा तुम हर किसी के साथ मीठे वचन में बात करती हो, पर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे तुम हर समय कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती हो? तुम्हारे ससुर जी क्या गे, तुम लोगों ने तो मेरी इज्जत करना ही छोड़ दिया। आखिर मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी है? सब कुछ तो तुम लोगों को सौंप दिया, फिर भी तुम लोग मुझ बुढ़िया से खुश नहीं रहते हो। कहते कहते उर्मिला जी की आंखें भर आई और वो बिलक बिलक के रोने लगी। ममता बोली, अब ये फालतू के मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। मुझ पर आपके इन आंसुओं का कोई असर नहीं होता। आप कहती हैं आपने सब कुछ दे दिया। अरे क्यों इस उम्र में झूठ बोलती हैं? मानती हूँ मकान में 40 लाख रुपए लगाई हैं जो आपके नाम पर, और 25,000 जो बाबूजी का पेंशन मिलता है उसे भी तो आप अपने पास दबा कर रखती हैं। कितनी बार समझाया, उस पेंशन को घर खर्च के लिए मेरे हाथ में दे दीजिए, पर नहीं, आपके हाथ से तो एक चवन्नी नहीं निकलती और मुझसे आप इज्जत की मांग करती हैं। चलिए जाइए नीचे और 3 घंटे से पहले मत आइएगा। तभी उर्मिला जी का बेटा विकास सामने आया तो उर्मिला जी रोकर बोली, विकास, सुन रहे हो तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? तुम कुछ कहते क्यों नहीं बेटा? क्या तुम्हें भी अपनी माँ से शिकायत है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? फिर तुम चुपचाप यह सब कैसे सुन सकते हो? विकास गुस्से में बोला, माँ, वो क्या ही गलत बोल रही है। हम आपकी वजह से इतने बड़े शहर की नौकरी छोड़कर इस शहर में आपके साथ आपका सहारा बनने के लिए आए, पर आपने क्या किया? मैं भी तो आपको कितनी बार बोला हूँ कि पेंशन के जो 25,000 मिलते हैं वो हमें दे दो। आपका खर्चा क्या ही है, रोटी हमारे पास खा रही हो, 2 जोड़ी कपड़े वगैरह भी हम दिलवा देंगे, और आपका क्या ही खर्च है? उर्मिला जी बोली, नहीं बेटा, मेरे भी तो छोटे मोटे खर्च हैं। मैं पेंशन तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। कभी मायके जाती हूँ, कभी मंदिर वगैरह भी जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है, और फिर हर छोटी बड़ी बात के लिए तुम्हारे सामने अगर हाथ फैलाऊं वो भी तो अच्छा नहीं लगता। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम्हें कम से कम 70 से 75,000 मिलते हैं। मैं तो तुमसे उन पैसों का हिसाब कभी नहीं मांगती, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे याद है पिछली गली में कमला बहन रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सारे पैसे और पेंशन भी बेटे के हाथ में पकड़ा देती थी। बेचारी को दर बदर भड़कना पड़ा था। अपनी दवाई के लिए भी आस पड़ोस से भीख मांगती थी। जीते जी तो कभी सुख ना मिला, मौत भी ऐसी मिली कि आज भी याद करती हूँ रूह कांप जाती है। मैं अपनी वैसी दशा नहीं होने देना चाहती। विकास उस दिन बहुत गुस्सा हुआ, ना जाने गुस्से में क्या अनाप शनाप अपनी माँ को सुनाया और बोला, आज के बाद मेरे सामने मत आना
और अमिता तुम्हारे साथ जो जो करती है बिल्कुल ठीक करती है, तुम इसी लायक हो। आज जो 2 रोटी बनी बनाई मिल रही है ना, सोचना हम नहीं अगर रहेंगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। आए दिन अखबार और न्यूज़ में आता रहता है, अकेले बुजुर्ग दंपति को 4 गला दबाकर मार देते हैं और सारे पैसे ले जाते हैं। एक दिन तुम्हें भी सब मार देंगे, फिर बैठी रहना अपने पैसों को लेकर। अपनी माँ पर पूरी भड़ास निकालकर विकास नीचे जाने लगा तो जाते हुए ममता को बोला, ममता तुम्हारी किटी पार्टी खत्म हो जाए तो मुझे बताना, हम लोग पिक्चर देखने चलेंगे। रहने दो इन्हें घर में अकेला, अपने लिए 2 रोटी खुद बनाएगी। इतना कहते हुए वो ससराते हुए घर से बाहर निकल गया। ममता मुस्कुराते हुए बोली, सुन लिया ना आपने बेटे की बात, अब अगर गलती से भी मुंह से कुछ निकलेंगे तो सोच लीजिएगा आपकी क्या दशा होगी। किटी पार्टी खत्म होगी तो मैं चाबी डोरमेट के नीचे रख दूंगी, नीचे से आकर सारे बर्तन साफ कर दीजिएगा और रसोई भी साफ कर देना, मुझे जाकर कुछ करना ना पड़े। अब जाइए नीचे। बेचारी उर्मिला जी की आंखों में आंसू लिए नीचे पार्क की तरफ जाने लगी। उनके पति की मृत्यु को 10 साल बीत गए। बहुत जल्दी वो उर्मिला जी का साथ छोड़कर चले गए। सरकारी नौकरी करते थे, किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होने देते थे। उर्मिला जी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, फिर भी उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी अपने पुत्र को दिलवा दी ताकि उसे दर दर भड़कना ना पड़े। आज वही बेटा माँ के आंसुओं को देखकर भी अनदेखा कर देता है। अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए और दूसरे लोगों के सामने झूठी मुस्कान लिए उर्मिला जी नीचे चली गई और जाकर चुपचाप पार्क में अकेले एक कोने में बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी उनकी पुरानी सहेली सुजाता जी उनके पास आकर बोली, कैसी हो उर्मिला जी, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक तो हैं? उर्मिला जी इतनी दुखी थी कि चाहकर भी कुछ बोलना नहीं चाहती थी, पर उनके बार बार पूछने पर उर्मिला जी खिंटा भरे स्वर में बोली, कैसे बच्चे, किसके बच्चे? सुजाता जी हंसप्रस्त थी। ऐसे उत्तर की कल्पना उन्होंने उनसे कभी नहीं की थी। सुजाता जी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हैं? कुछ बात हुई है तो आप मुझसे कर सकती हैं, आखिर हम लोग एक ही उम्र के हैं, कहिए ना क्या बात है। कुछ घंटे बाद उर्मिला जी ने उन्हें अपने साथ अपने घर पर चलने का आग्रह किया तो सुजाता जी टाल नहीं पाई। ममता हर बार की तरह अपनी पार्टी खत्म करके अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकल गई और चाबी वही डोरमेट के नीचे रख कर गई। सुजाता जी बोली, अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है, क्या बेटे ने बनवाया? उर्मिला जी बोली, अब आपसे क्या ही बताऊं, मेरे स्वर्गवासी पति के फंड से 40-45 लाख मिले थे तो मैंने इस घर में 30 लाख रुपए लगा दिए और बचे हुए पैसे बेटे बहू को दे दिए ताकि उन्हें यह ना लगे कि उनके पिता ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सुजाता जी बोली, आप जैसी सास पाकर आपकी बहू तो बहुत खुश होगी और बेटे बहू आपका मान बहुत करते होंगे। उर्मिला जी की आंखों से जर जर आंसू बहने लगे और वो बोली, सुजाता बहन, अब आपसे क्या बताऊं, 6 महीने नहीं हुए कि बेटे बहू का व्यवहार बदलने लगा था। अब तो बेटा बहू बार बार पेंशन के जो 25,000 मिलते हैं वो भी मांगते हैं। आप ही बताइए, अब घर में वो भी उनके हाथ में दे दूंगी तो अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या उनके सामने हर वक्त हाथ फैलाऊंगी? सुजाता जी बोली, आपने बिल्कुल ठीक किया, आखिर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उर्मिला जी बोली, रमा बहन, अब क्या ही बताऊं, आए दिन उसकी धमकियां मिलती रहती हैं कि हम चले जाएंगे। सुनते सुनते ना जाने कितने साल बीत गए, अब तो मैं भी थक गई हूँ। अब मैंने भी दिल पर पत्थर रख लिया है, जो होगा देखा जाएगा। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था वह चला गया तो बेटा भी चला जाएगा, तो क्या कर सकती हूँ। जब तक जिंदगी लिखी है जीना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर बाद उर्मिला जी ने सुजाता जी को चाय पिलाई और वो वहाँ से अपने घर चली गई। वक्त बीता। करीब 10 दिन बाद अमिता अजीत से बोली,
आपकी धमकियों का आपकी माँ पर कोई असर नहीं हो रहा है। हमें कुछ ठोस कदम उठाना होगा, वरना ये हमें पैसे नहीं देंगी। आप समझ रहे हैं, 25,000 कम नहीं होते हैं। अरे 25,000 हाथ में आ जाएंगे तो आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे पैसे धरे के धरे रहेंगे और इनका क्या? ठीक है, मत मुरा गई तो पता भी नहीं चलेगा कि किसको क्या दे दी गई है। अजीत बोला, तुम ठीक कह रही हो, पर इसका कोई ठोस उपाय निकालो। तुम्हें जो करना है कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगले दिन अमिता ने आशा जी से कहा, अम्मा जी, छत बहुत गंदी हो गई है, उसे साफ कर दीजिए। आशा जी बोली, बहू, बरसात का मौसम आने वाला है, अपने आप छत धुल जाएगी, क्यों इस बूढ़ी हड्डियों को कष्ट दे रही हो? अमिता बोली, मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है। इस घर को मैंने कितनी मेहनत से सजाया और साफ किया, आपको रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो मेरा इस घर में बिल्कुल रहने का मन नहीं करता। आज तक आपका बेटा कहता रहा, पर आज मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ। ऐसा करते हैं, आप अपना पेंशन का पैसा अपने पास रखिए। आशा जी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई ही थी कि अमिता बोली, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। बस घर का राशन, दूध, बिजली का पैसा और लड्डू के स्कूल बस का खर्चा और जो भी अन्य खर्चे हैं वो आप देखेंगी, ठीक है? कहिए, आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेते हैं। और याद रखिए, एक बार घर से चली गई तो आप अपने पोते से नहीं मिल पाएंगी। आशा जी बोली, बहू, तुमने तो घर का पूरा खर्च गिनवा दिया, फिर मेरे हाथ में क्या ही बचेगा? तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगती हूँ, बस इसीलिए वो पेंशन के पैसे अपने हाथ में रखती हूँ। तुम्हारा पति 70-75 लाख कमाता है, क्या वो भी तुम्हें कम पड़ता है? या फिर ये कहो कि तुम उन पैसों को बचाकर मेरे पैसे खर्च करना चाहती हो, ताकि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। बहू, इतने निर्दयी भी मत बनो। अरे, आज ना कल तुम भी बूढ़ी हो जाओगी। तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस उम्र में मेरे बेटे और पोते से मुझे अलग मत करो। क्यों एक बूढ़ी माँ के दर्द का कारण बनती हो? आशा जी हाथ जोड़कर अमिता से विनती करने लगी। अमिता ने उनका हाथ कसकर मरोड़ दिया और बोली, हे भगवान, इस बुढ़िया के कान में जूं तक नहीं रेंगता। ठीक है, रहो अपने 25,000 लेकर और मरो इस घर में अकेली। इतना कहकर उसने जोर से आशा जी को धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरी। अमिता ने अजीत को फ़ोन करके सारी बात बताई। अजीत ने कहा, अपना सामान समेटो, हम कहीं और जाकर रह लेंगे, पर उनके साथ जो अब नहीं रहेंगे। मरेगी तब भी मैं इन्हें मुख अग्नि देने नहीं आऊँगा। यहाँ रहकर इनको रोटी खिला रहा हूँ और यह हमारी बात नहीं मानेंगी। मरने दो, फिर भूत बनकर घूमती रहेंगी। आशा जी ने अपने मन पर पत्थर रख लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन सामान लेकर बेटे बहू किराए के फ्लैट में रहने चले गए। वहाँ 15,000 महीना किराया, 5,000 बिजली का बिल देने लगे और जब सारे खर्च बढ़ने लगे तब उन्हें आटा दाल का भाव पता चलने लगा। महीना नहीं बीता कि अजीत को अपनी भूल का एहसास हुआ और आकर माँ को कहने लगा, माँ, मैं सोच रहा था आप अकेले कैसे रहेंगी? बुढ़ापे में लोगों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। मैं नहीं करूँगा तो आपको कौन करने आएगा? इसीलिए मैं लौट आया। आशा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे रग रग से मैं वाकिफ हूँ। तुम्हें वहाँ 15,000 किराया देना मंजूर है, पर यहाँ अपनी माँ की रोटी देना भारी पड़ गया था। मैं आज समझ चुकी हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब यहाँ स्वार्थी लोग हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने लिए काम वाली लगा ली है, 5,000 महीने लेगी, सब काम कर देगी, मैं क्यों किसी की सुनूंगी?
तुम अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुश रहो। यहाँ आकर रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे आराम करने का समय है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर आशा जी ने अजीत और अमिता के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। जब रमा जी की बहू आकर उन्हें सुनाने लगी कि सुना मम्मी जी, आपकी सहेली ने क्या किया है, मैं तो कहती हूँ उनसे दूर ही रहिए, कहीं आपका भी दिमाग खराब ना हो जाए। जब सारी खबर रमा जी को मिली तो उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे लगता है आशा जी ने बिल्कुल ठीक किया। अपने फैसले वो अगर खुद लेने के लायक हैं तो क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएंगी। मैं तो कहती हूँ हम सभी बूढ़ी औरतों को उसने सीख लेनी चाहिए, ताकि बेटे बहू अपनी दुनिया में खुश रहें और हम अपनी दुनिया में। कोई किसी पर बोझ नहीं होगा। अरे एक माँ 4-4, 5-5 बच्चों को संभाल सकती है और एक माँ को संभालने के लिए बच्चों के पैसे कम पड़ जाते हैं। भला ये कोई बात हुई। चलो बहू, मैं आशा जी से मिलकर आती हूँ, और एक बात, मेरे पास भी दिमाग है। इतना कहकर वो आशा जी से मिलने चली गई। अब आशा जी खुश रहती थी। किसी की 4 कड़वी बातें जो उन्हें सुनाई नहीं पड़ती थी। पति के पेंशन के पैसों पर आत्मसम्मान के साथ जीती थी और अपने हम उम्र साथियों के साथ वक्त बिताती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आशा जी ने सही निर्णय लिया? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।